नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर फर्स्ट है। जी हां, पेपर फर्स्ट है। रिसर्च मेथोडोलॉजी आप सबको पता है, अनुसंधान पद्धति शास्त्र आपका पेपर फर्स्ट है। और आज की क्लास 9 है। लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। जैसा कि आप सबको पता है, फिजूल की बातें नहीं करना है, सिर्फ टॉपिक पर फोकस करना। चलिए आगे देखते हैं आज का प्रश्न। इससे पहले आप सब जल्दी से लाइक शेयर करिए, ओके, क्योंकि आपकी टीचर आपके लिए इतनी मेहनत करती है तो आपका भी फर्ज है कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो सुपर थैंक्स देना चाहते हैं दे सकते हैं, ओके। तो आप सब जुड़े रहिएगा। लास्ट में मैंने 2 प्रश्न लॉन्ग भी रखे हैं, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप सब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सेकंड पेपर पढ़ाया था और थर्ड पेपर पढ़ाया था, उसमें भी मैंने शॉर्ट प्रश्न शामिल किया था, लेकिन पीछे शामिल किया था जो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन आप सब ने देखा ही नहीं। मैंने देखा वीडियो के एनालिटिक में जाकर के मैंने सर्च किया, देखा कि आप सब ज़्यादा वीडियो फुल नहीं देखते। तो ऐसा बिल्कुल मत किया करिए, पूरा वीडियो वॉच करिए, अरे ठीक, नहीं तो आपका इसका लाभ नहीं मिल सकता। आपको अगर पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको इससे मिल सकता है लाभ, क्योंकि हो सकता है पीछे वाले वीडियो आपके पेपर में आ जाएं, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उन्हीं को हम शामिल करते हैं, ओके। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कह रहा है चर को परिभाषित कीजिए। जी हाँ, चर को परिभाषित कीजिए। चर होता क्या है, आइए जानते हैं। चर को चल राशि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चल राशि भी कहते हैं। याद रखना, चर को क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में? चल राशि भी कहते हैं, ओके। तो यहाँ मैथसन ने कहा कि इनको, ये सारे राइटर का नाम याद रख लेना, ठीक, नोट कर लेना जिससे आपको याद हो जाए, ठीक। मैथसन ने कहा इनके अनुसार वैज्ञानिक अन्वेषण में चार वह स्थिति या अवस्था है जिसकी मात्रा या मूल्य में परिवर्तन होता है, ठीक। मात्रा में भी परिवर्तन होता है और मूल्य में भी परिवर्तन होता है। यही क्या होते हैं? ऐसी चर होते हैं, अवस्था होती है, ठीक। गैरेट के अनुसार इन्होंने कहा कि चर वह लक्षण या गुण है जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन किसी माप या आयाम पर होता है। एक माप होगा, एक क्वांटिटी होगी, उसी के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा? परिवर्तन होगा, ठीक। डीएमेटो के अनुसार, डीएमेटो ने कहा कि चर किसी वस्तु, घटना या प्राणी का मापन योग्य गुण या लक्षण है, ठीक। घटना या प्राणी का मापन योग्य गुण या लक्षण है, ठीक। ये किसने? डीएमेटो ने कहा था, ओके। स्वतंत्र चर को परिभाषित कीजिए। चर कितने प्रकार के होते हैं आप सब कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर के प्रकार रखेंगे, ठीक। आप सबको अगर पता है तो कमेंट करिएगा, चर कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के चर। स्वतंत्र चर को परिभाषित कीजिए, ठीक। जो अभी चर के बारे में जाना, अब स्वतंत्र चर, जो स्वतंत्र चर है उसके बारे में जानना है, ठीक। टाउनसेट के अनुसार स्वतंत्र चर वह कारक है जिसे प्रयोगात्मक निरीक्षण की गई घटनाओं या तथ्यों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए प्रस्थान या घटाता बढ़ाता है, ठीक। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में, मैंने अभी बताया ना, कल जो है आपका टॉपिक होगा चर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो उस प्रकार में मैं पूछ सकती हूँ कि कल कौन सा चर पढ़ाया था, तो याद रखना आज जो पढ़ा रहे हैं स्वतंत्र चर और गुणात्मक चर, ठीक। तो इसमें टाउनसेट के अनुसार आपने देखा। अब आइए एडवर्ड्स के अनुसार। एडवर्ड्स ने कहा कि वह चर जिस पर अध्ययन करता, क्या होता है? जो अध्ययन करता है, रिसर्च करता है, उसका नियंत्रण होता है, स्वतंत्र चर कहलाता है, ठीक। प्रश्न के आधार पर स्वतंत्र चर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वतंत्र चर ई टाइप, दूसरा होता है एस टाइप, ओके, याद रखना। नेक्स्ट आता है गुणात्मक चर। गुणात्मक चर कितने पर जानते हो? गुणात्मक चर की परिभाषा,
ठीक। गुणात्मक चर की परिभाषा याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, परिभाषा जरूर पूछी जाती है। डी अमेटो के अनुसार इन्होंने कहा गुणात्मक चर वे हैं जो मात्रा की दृष्टि से क्रमित नहीं किए जा सकते, ठीक, या मापे नहीं जा सकते। मैंने बताया ना, चर को मापा जा सकता है, क्वांटिटी मात्रा में रखा जाता है, लेकिन जो गुणात्मक चर होता है इसे मापा नहीं जा सकता। इस प्रकार के चर के उदाहरण जैसे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, जैसे धर्म है, व्यवसाय है आदि, इन सबको मापा नहीं जा सकता, ठीक। नेक्स्ट आता है सहभागी निरीक्षण विधि के लाभ बताइए। सहभागी निरीक्षण विधि के लाभ क्या है? एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेंट और सॉरी बच्चों, ऑब्जर्वेशन मेथड। ओके, क्या है? एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड आज पढ़ेंगे, ठीक। तो सहभागी निरीक्षण विधि के लाभ बताइए। पहला आता है प्रत्यक्ष अध्ययन। इसमें सहभागी निरीक्षण का सबसे पहला लाभ यह है कि इस विधि में अध्ययनकर्ता सामाजिक विधियों का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है। वह जिस समूह का है, क्या है? समूह का है, ओके, अध्ययन करता है, उस समूह में जाकर एक अस्थायी सदस्य के रूप में जाकर बस जाता है और वह समूह के लोगों में इस तरह घुल मिल जाता है कि समूह के सदस्य उसे अपने ही समूह का सदस्य समझने लगते हैं, ठीक। वह समूह की क्रियाकलापों में भाग लेकर उनके बीच रहकर उस समूह के व्यवहार प्रतिमानों का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है, ठीक। यही प्रत्यक्ष अध्ययन कहलाता है, ठीक। सेकंड आता है गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन। गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन में क्या होता है? अध्ययन में सहभागी जो होते हैं, सहभागी निरीक्षण में विधि में निरीक्षणकर्ता जो होता है, आप जो रिसर्च करने जाएंगे तो खोज करता होंगे, रिसर्च करता होंगे, तो वहाँ सहभागी निरीक्षण करने जाएंगे तो वहाँ पे निरीक्षणकर्ता जो होता है उसको गहन और सूक्ष्म अध्ययन प्राप्त करने का अवसर रहता है, क्योंकि जो अध्ययनकर्ता जिस समूह का अध्ययन करता है वह उसी समूह का होकर रहता है। उस समूह का सहभागी होने के कारण उस निरीक्षणकर्ता को व्यवहार प्रतिमानों को सूक्ष्मता और गहनता से निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। जी हाँ, वास्तविक व्यवहार का अध्ययन है। इसमें सहभागी निरीक्षण विधि में निरीक्षणकर्ता को अध्ययन इकाइयों के वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण करने का अवसर मिलता है और सहभागी निरीक्षण में वास्तविक व्यवहार के अध्ययन में इसलिए कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता जिनके वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करता है वह उन्हीं लोगों के बीच में जाकर बस जाता है और उनमें बस जाने के कारण वह समूह को आंतरिक और गुप्त जानकारी भी प्राप्त कर लेता है, ठीक। नेक्स्ट आता है एक सरल अध्ययन विधि। क्या है सरल अध्ययन विधि? जिसमें क्या होता है कि जो सहभागी निरीक्षण करता होता है वह विधि एक सरल निरीक्षण विधि है, ठीक, क्योंकि सहभागी निरीक्षण करता अध्ययन समूह में जाकर उन्हीं लोगों के बीच उनका सा होकर रहने लगता है, तो उससे उन लोगों को की जो सभी सूचनाएं और जानकारी है प्राप्त होना सरल हो जाता है, ठीक। जैसे लोग हैं वैसे रहोगे तो भी आप उनके बारे में जान पाओगे, ठीक। नेक्स्ट आता है बार बार अध्ययन। जी हाँ, सहभागी निरीक्षण जो होते हैं वो विधि में यदि कोई निरीक्षण करता कोई निरीक्षण एक बार में नहीं कर पाता है अथवा उससे आशंका होती है, तो उस क्या होगा कि उसके द्वारा किया गया निरीक्षण अविश्वसनीय है, तो यह उनके बीच में रहते हुए अपने निरीक्षणों को बार बार दोहरा सकता है। वह अपने निरीक्षण को तब तक दोहरा सकता है जब तक उसे विश्वास न हो जाए कि उसके निरीक्षण के द्वारा सही तथ्य प्राप्त हो गए हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, सहभागी और सहभागी अवलोकन विधि में अंतर बताइए। तो इसमें क्या होता है अंतर, आइए जानते हैं। पहला होता है सहभागी अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन का वह उप प्रकार है जिसके अंतर्गत क्या होता है, अवलोकनकर्ता को अवलोकित समूह का एक अभिन्न अंग बनकर रहना पड़ता है, बनकर उनकी विभिन्न क्रियाओं तथा घटनाओं का अध्ययन करना पड़ता है। अभी सहभागी पढ़ा है ना, सहभागी जो होते हैं वो उन्हीं में घुल मिल जाते हैं और उन्हीं के बीच रहकर उनका अध्ययन करते हैं, जबकि जो असहभागी होते हैं उनका अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन का वह उपप्रकार है जिसमें वह समूह का एक अभिन्न अंग न बनकर एक अजनबी की भांति एक तटस्थ दर्शक के अंतर्गत अवलोकित समूह की क्रियाओं तथा घटनाओं का अवलोकन
करता है। ठीक, उसके बाद सेकंड आता है असहभागी अवलोकन के अंतर्गत अवलोकित समूह की क्रियाओं तथा घटनाओं का गहन तथा सूक्ष्म अवलोकन करना संभव होता है। जबकि जो असहभागी होते हैं उनमें अवलोकन व अवलोकित समूह की क्रियाओं तथा घटनाओं के केवल बाह्य पक्षों का ही अध्ययन संभव हो सकता है। वो जो असहभागी होंगे वो बाहरी पक्षों का ही अवलोकन कर सकते हैं, जबकि सहभागी होंगे वो आंतरिक पक्षों का अवलोकन भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अवलोकित समूह के लोगों के साथ रह करके कुछ दिनों तक अस्थाई, क्या होता है, अस्थाई रूप से रहना पड़ता है। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता जो होता है वो अवलोकित समूह के लोगों के साथ रहना बिल्कुल नहीं पड़ता है, बल्कि आवश्यकता अनुसार वह जाकर तटस्थ दृष्टता की भांति अवलोकन करता है। ओके, फिर उसके बाद 4 आता है सहभागी अवलोकन जो होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों अंतर्गत अध्ययन समूह की गुप्त बातें, जो बहुत ही अंदर की बातें हैं, उनका रहस्यात्मक सूचनाओं को भी प्राप्त किया जा सकता है। मान लो किसी से आप को कोई जानकारी लेना है तो एकदम उसमें मतलब कि इतनी मित्रता बना लो, इतना घुल मिल जाओ कि वो अपनी बातें शेयर करने लगे आपसे, और वो अपनी बातें शेयर करते करते अपनी गुप्त बातें भी शेयर जरूर करेगा। उसी तरह है जैसे सहभागी अवलोकन के अंतर्गत जैसे आप रिसर्च करने जा रहे हैं किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग आप अगर ढल जाएंगे तब आप उसके गुप्त रहस्यों को भी जान सकते हैं। ठीक, जबकि असहभागी अवलोकन के अंतर्गत समूह के गोपनीय रहस्यों की जानकारी प्राप्त करना कठिन होता है। सहभागी अवलोकन के अंतर्गत अवलोकनकर्ता को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, जबकि असहभागी अवलोकन के अंतर्गत अवलोकनकर्ता को अपेक्षाकृत कम परिश्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है सहभागी अवलोकन एक अत्यंत खर्चीला तथा अधिक समय लगाने वाली प्रविधि है, जबकि असहभागी अवलोकन कम समय तथा कम धन खर्च करने वाली प्रविधि होती है। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर भी ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।